अब जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। हम लोग पढ़ते हैं ना टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसी को कई बार छात्र या शिक्षार्थी केंद्रित विधि को कहा जाता है बाल केंद्रित विधि। शिक्षक की जगह बाल भी कई बार आ जाता है, कई बार छात्र आ जाता है, कई बार शिक्षार्थी आ जाता है, इंग्लिश में लर्नर आ जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आ जाएगा। नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियां, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जनरली इसको माना जाता है। छोटे बच्चों के लिए उतना मायने नहीं रखता, छोटे बच्चों के लिए वैसे भी जो है छात्र केंद्रित विधि ही उनको अपनाया जाता है या उसमें अलग अलग विधियां अपनाई जाती। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें मुख्यतः दो हैं, शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। तो पहले देखते हैं टीचिंग मेथड्स का क्या मतलब हुआ। टीचिंग मेथड्स का मतलब ये हुआ कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा मकसद है वो मकसद कामयाब हो, छात्रों को चीजें समझ में आए, उसके लिए जो हम तरीका अपनाते हैं उसी को मेथड्स कहते हैं, उसी को पढ़ाने की विधि कहते हैं, टीचिंग की विधि कहते हैं। ये दो प्रकार की हमने देख लिया, शिक्षक केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक की प्रधानता होगी और छात्र केंद्रित विधि जिसमें छात्र की प्रधानता होगी। इसको और हम डिटेल में देखेंगे, पहले मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि जो होती है यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो हुआ, उसमें भी 6 चीजें आती, 6 तरीके से पढ़ाने का स्टाइल होता है। जैसे होता है एक लेक्चर विधि हुआ, व्याख्यान विधि जिसको कहते हैं। हम लेक्चर सुनने कहीं गए, कॉलेजेस में हम ये कहते हैं लेक्चर, आज फलाने सर का लेक्चर है, आज इस सर का लेक्चर है, तो वो व्याख्यान विधि उस वही होता है। और सब लोग कॉलेज से पढ़कर आए हुए हैं तो व्याख्यान विधि को समझने में दिक्कत भी नहीं होगी, हालांकि बाद में इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है कि व्याख्यान में ही अगर हमने थोड़ा प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शन में यानी कि कोई स्लाइड्स चला दिया, कोई डेमो चला दिया, तो वो व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगा। तीसरा है समूह शिक्षण विधि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ग्रुप में पढ़ाना। समूह शिक्षण में ग्रुप में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि छात्रों का लंबा ग्रुप है उसको एक टीचर पढ़ा रहा हो, नहीं। यहाँ समूह शिक्षण से तात्पर्य है एक से ज्यादा शिक्षकों की संख्या होगी, यानी शिक्षक ग्रुप में होंगे, और उस जब शिक्षक ग्रुप में होंगे बट ऑब्वियस है छात्रों का समूह तो और भी बड़ा होगा। उसके बाद है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि। उसके बाद है समीक्षा नीति संबंधी विधि। उसके बाद छठा है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि। यानी ये जो 6 है, इसका इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिएगा। ये जो 6 विधि है, ये 6 के 6 विधि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। तो अब क्वेश्चन में आ सकता है कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है, तो वो हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है छात्र केंद्रित विधि में आता है कार्यक्रम अनुदेश विधि, अभिन्यासकारी विधि, इसका भी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। उसके बाद है परस्पर संवादी या संवादात्मक, संवाद मतलब डायलॉग, परस्पर डायलॉग विधि। उसके बाद है वीडियो विधि, फिर है ब्रेन स्टोरिंग विधि, फिर है संगोष्ठी विधि, और 8वां है इसमें प्रकरण अध्ययन विधि। ये एक में 6 है, दूसरे में 8 विधि बताई गई है मोटा मोटा। अब हम लोग सबसे पहले शिक्षक केंद्रित विधि जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि तो शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है। तो कहा गया शिक्षक केंद्रित विधि वो है जिसमें कि शिक्षक की ही प्रधानता होती है और शिक्षक किसी जटिल विषय को आसान तरीके से खुद पहले समझ करके और उसको क्रमबद्ध तरीके से उस पर लेक्चर देते हैं। इसका एक नाम और है अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं, अनुदेशात्मक विधि। अब इसमें दिक्कत ये है कि शिक्षक की प्रधानता रहती है, कई बार छात्रों को बात समझ में ना भी आए तो भी उनको लेक्चर अटेंड करना पड़ता है और लेक्चर अटेंड करके वो वापस चले जाना है। ये इनका एक दोष माना जाएगा। कई बार उनसे कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं,
यानी कि आपके मन में कोई सवाल है, लेक्चर आपने सुन लिया, अब सवाल का जवाब मिला नहीं तो आपको फिर भी वापस आना पड़ा, ये इसका एक नुकसान भी है। टीचर के पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें टीचर की ही प्रधानता होती है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ये है कि आपको सुनना है अटेंटिव होकर के। आपका इन्वॉल्वमेंट करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई छात्र जिसका मन चंचल है तो वो लेक्चर को सुन करके पूरी तरह उसको अपने अंदर नहीं बिठा पाता है। अब जो है इसमें व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एक प्रकार से मौखिक शिक्षा का रूप है, जिसका अर्थ है किसी विषय यानी किसी पाठ पुस्तक को भाषण के रूप में प्रस्तुत कर देना। इसमें किसी सब्जेक्ट को बस बोल दिया जाता है, पूरी तरह ये मौखिक होता है। शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, वह पाठ को पढ़ लेता है पहले, और छात्र की भूमिका इसमें निष्क्रिय होती है। यानी शिक्षक जो आएंगे वो पाठ को पढ़ देंगे और छात्र इसमें निष्क्रिय होंगे, वो सिर्फ सुन करके चले जाएंगे। लेकिन ये विधि अपनाई कहाँ जाती है, तो हाई लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि मास्टर क्लास के स्टूडेंट हुए, एमए के हुए या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो जहां पर किसी दिशा निर्देश की जरूरत होती है, हमें थोड़ा सा जो है दिशा निर्देश मिल जाए, उनके लिए व्याख्यान विधि बहुत उपयोगी होती है। अब इस विधि के गुण और दोष हालांकि हमने ऊपर देख लिया है, फिर भी एक बार देखते हैं। व्याख्यान विधि के गुण क्या है? विषय वस्तु की क्रमबद्धता रहती है इसमें, क्योंकि जो लेक्चर देने आ रहे हैं वो इतनी तैयारी करके आते हैं कि पहले आपको बताएंगे कि इसकी बॉडी क्या है, भूमिका क्या है, भूमिका के बाद फिर उसका थोड़ा सा विस्तार बताएंगे, फिर पूरा विस्तार बताएंगे, फिर उसके लाभ हानि बताते हैं, फिर उसको उपसंहार कर देते हैं यानी कि कंक्लूजन देते हैं। तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। प्रभावशाली तो है हायर एजुकेशन के लिए, आकर्षक भी होता है। जो पहले से पढ़ा हुआ, जिनके समझ में है कि थोड़ा सा बस हमें दिशा निर्देश चाहिए, उनके लिए बहुत उपयोगी है। प्रेरणा भी मिलती है टीचर से कि टीचर किस तरीके से एक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने लेक्चर के माध्यम से, इससे प्रेरणा भी मिलती है। इसमें समय, परिश्रम और धन की दृष्टि से ये कम खर्चीला होता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है लेक्चर विधि में, तो खर्चीला कम है, समय कम लगता है, 1 घंटा में कर दिया। क्वेश्चन वगैरह ज्यादा हमें लेने ही नहीं, यार नहीं के बराबर लेने हैं, तो उसमें भी समय की बचत हो गई। इसमें दूसरा क्या होता है, एक साथ एक बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलता है। और दूसरा ये है कि छात्रों को सुनने और ध्यान लगाने में इससे एक उनको ट्रेनिंग मिलती है कि जो छात्र भी नहीं ज्यादा सुनने की उनकी क्षमता, ध्यान नहीं लगता, उनको लगता है अगर ये लेक्चर छूट गया और हम नहीं सुन पाए तो हम बाद में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि नहीं, हमें ध्यान इधर से उधर नहीं लेकर जाना है। दोष क्या है इसका, कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है लेक्चर विधि। और क्या है, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बना रहता है, सुनने वाला। यानी जो एक सिद्धांत होता है करके सीखना, यानी जब आप करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, एक सिद्धांत है। यानी करके सीखने, कुछ करते हुए सीखना उसके खिलाफ है, उस सिद्धांत के खिलाफ है। तो ऐसा माना जाता है कि लेक्चर विधि बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसा पाता है। ये मेमोरी पर केंद्रित है, जिनकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है उनके लिए ठीक नहीं है। इसमें ध्यान अधिक समय तक नहीं टिका रह पाता है, रुचि घटने लगती है, और लेक्चर सुनते सुनते मौलिक चिंतन का समय नहीं मिल पाता है। जिस विषय के बारे में बात हो रही है उनके बारे में और चीजें आप ज्यादा नहीं सोच पाते, क्योंकि आपको लगता है अगर हम उसका मंथन करने लगेंगे तो ये जो मेन टॉपिक अभी ये सुना रहे हैं वो चीजें छूट जाएंगी। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षक के प्रभुत्व वाली विधि है, जो लेक्चर दे रहे हैं वही सर्वे सर्वा होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, हम लोग इसको लेक्चर विधि ना बना करके हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर बीच में कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता नहीं है, हालांकि बहुत आसान है, तो दिक्कत होगी नहीं है ना? किसी को दिक्कत तो बता दीजिए, है तो बताइए, हैंड रेज कर दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है। दूसरा है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यानी कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि। जो पहला हमारा है लेक्चर मेथड, उसी में डेमोन्स्ट्रेशन शब्द को जोड़ दिया गया।
यानी कि लेक्चर और मेथड के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन आ गया। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि में हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ साथ चलता है। जैसे कि उसका एक छोटा सा उदाहरण जो अभी क्लास में, जैसे कि सपोज करिए कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो इसका एक हम आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का ये पूरा सटीक उदाहरण तो नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है कि हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन छोटा सा हो रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ भी आपके सामने आ रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि छात्रों को प्रश्न पूछने का भी मौका मिलता है। अगर हम सपोज करें कि लेक्चर दे रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हमने कोई डेमो आपको दिखाना शुरू किया और डेमो दिखा करके हम उसमें आपसे कोई सवाल भी पूछ लेते हैं कि यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं, या क्वेश्चन और दूसरा सवाल भी हो सकता है कि कोई छात्र अपनी इच्छा से पूछे या हम उनसे सवाल पूछ करके उनमें जिज्ञासा पैदा करें, तो डेमोन्स्ट्रेशन में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट छात्रों का बढ़ जाता है, रुचि भी इसमें बढ़ जाती है। और छात्र भी डेमोन्स्ट्रेशन में कई बार क्या होता है कि हम छात्रों को भी डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए किसी आपको योग के हम लोग छात्र हैं, तो कोई तारासन के बारे में हमें बताना है, तो तारासन बताने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होगी कि हमें तारासन पे लेक्चर देना है। स्टूडेंट में से ही एक को हमने ले लिया कि आप आ जाएं, और उन्हीं को हमने कहा कि आप डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हो जाएं। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, हम उस चीज को समझा रहे हैं, हम उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसमें छात्रों से भी सहयोग मिल जाता है। और इसका मेन मकसद जो होता है, किसी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रदर्शित कर देना है, इसका मुख्य ध्येय यही है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। इसके गुण और दोष क्या है? यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन देने से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। समय और धन भी इसमें कम लगता है बाकी मेथड्स के अलावे। हालांकि उपकरणों की व्यवस्था पड़ती है। अब उपकरण के तौर पर आप, जैसे अभी कंप्यूटर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कंप्यूटर एक उपकरण का इस्तेमाल हो गया। उपकरण नहीं होगा अगर, तो किसी की अगर योग में है तो किसी को कहेंगे आप आ जाओ, तो उनके शरीर का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो आएंगे तो सभी छात्रों को दिखे, तो उसके लिए एक मंच की व्यवस्था होगी। या अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए फिर जो है उपकरण की आवश्यकता होगी। शिक्षक बहुत जल्दी कुशलता पूर्वक इसके द्वारा जटिल विषयों को भी साफ साफ समझा देते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, या अभी मैं कहूँ तारासन है, दोनों हाथ आगे करना है, लॉक करना है, पलट देना है, ऊपर उठाना है, तो ये समझने में आसानी हो गई कि हाँ इस तरह से किया जाता। और इसी को अगर हम सिर्फ शब्दों में कहें व्याख्यान में, ये समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएंगी। तो जटिल विषय, ये तो बहुत आसान विषय था, अगर कोई जटिल विषय है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दे दें और लेक्चर दे दें तो समझ में आ जाता है। इसमें जो साइकोलॉजी की बात ऊपर में आई मनोविज्ञान से, तो वो क्यों है? कहते हैं कि सुनने की अपेक्षा देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, सुन भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, तो दो इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व हो गई, तो ये ज्यादा उपयोगी हो गया। साथ ही इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक प्रूफ आपको मिल रहा है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं उसका एक तरह से हम सत्यापन भी कर रहे हैं, उस चीज को हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको लगता है नहीं, साथ साथ हमें लेक्चर के साथ साथ हमें प्रूफ भी मिलता जा रहा है। इसके दोष क्या क्या है, यानी इसमें क्या क्या कमियां हैं? तो इसमें भी जो है करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना होती है। डेमोन्स्ट्रेशन हम भले ही दे रहे हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन हम दे रहे हैं, शिक्षक दे रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, छात्र नहीं दे रहा है। जब हम छात्र को कहते हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे आज, तब करके सीखने के सिद्धांत का पालन होगा, नहीं तो करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है। विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं कि जो बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है वो उसको, उसकी रुचि उसमें हो, तब तो वो सक्रिय रहेगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन अगर बहुत अच्छा नहीं है, हर छात्र की एक डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं रुचि हो सकती, इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, तो वो उसमें थोड़ा शिथिल पड़ जाता है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, शिक्षक ही सारे कार्य करते हैं, छात्र शामिल होता है लेकिन उसकी भूमिका नगण्य होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की भी अवहेलना की जाती है कि कोई बंगाल से हैं, कोई मणिपुर से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, तो सबकी अपनी अपनी भिन्नता होती, समझने की क्षमता होती है। कहीं किसी चीज को शब्दों का इस्तेमाल अलग किया जाता है एक ही चीज के बारे में। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसके हिसाब से टीचिंग होनी चाहिए, लेकिन
इस सिद्धांत में क्या होता है, उसकी अवहेलना होती है, यानी सबको हम अलग अलग नहीं समझा पाते। सभी छात्रों को क्या किया जाता है, एक ही तराजू पर तौल दिया जाता है। प्रदर्शन की पूर्व तैयारी अगर नहीं हुआ है या उपकरण आपका खराब हो गया तो शिक्षण कार्य अप्रभावी रह जाता है, यानी कि उसमें व्यवधान पैदा हो सकता है। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या तो शरीर चाहिए या उपकरण चाहिए, तो उसको उसका ठीक रहना या उसका पहले से आपको तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अगर शिक्षक ने कठिन शब्द का इस्तेमाल किया, हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया, तो वो समझ में नहीं होता आता है। ये तो खैर सब में लागू होगा, लेकिन इसमें भी है। इस विधि में मुख्य तत्वों की जगह पर और छोटे तथ्य हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर मतलब डिटेल समझाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में। तो मेन पॉइंट्स जो है वो कवर तो होता है, लेकिन मेन पॉइंट्स उस समय हाईलाइट नहीं हो पाता है। उसके बाद है तीसरी विधि हमारी है समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड, यानी कि एक ही चीज को टीम में समझाया जाता है। अब जैसे कि सपोज कीजिए हम 3 टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आ जाए और तीनों उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और हमने कहा कि रजनीश जी आप जो है सिर्फ इसकी भूमिका बता देना कि हमें समूह शिक्षण विधि क्यों पढ़ना चाहिए इस क्लास में। तो रजनीश जी ने समूह शिक्षण विधि क्यों पढ़ना चाहिए इसकी विशेषता बता दी। अब मीना जी को हमने कहा समूह शिक्षण विधि क्या होती है, मीना जी उसकी तैयारी करके आई हुई हैं, उन्होंने उसका डेफिनेशन बता दिया, समूह टीम टीचिंग मेथड्स क्या होता है वो बता दिया। उसके बाद मैं आ गया सपोज कीजिए, तो मैंने क्या करा कि टीम टीचिंग मेथड्स का गुण और दोष बता दिया। विरा किशोर जी आ जाएंगे, विरा किशोर जी क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन बता देंगे टीम टीचिंग मेथड्स के, सपोज कीजिए। तो ये जो एक ही सब्जेक्ट को लेकर के 4 टीचर का इस्तेमाल हो गया, तो और चारों टीचर ने उसमें से एक एक पोर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करके बच्चों को समझाया। इसी को कहते हैं समूह शिक्षण विधि या टीम टीचिंग मेथड्स। इस विधि की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अमेरिकी क्षेत्रों में अब युद्ध हो रहा है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण भी देने के लिए कि कैसे जो है युद्ध में हम मदद करें सैनिकों की, या युद्ध में कहीं हमला हो जाता तो कैसे बचना है, उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया गया था। तो अलग अलग एक्सपर्ट उसमें आते थे और अलग अलग चीजें युद्ध के बारे में बताते थे, क्योंकि सब कुछ एक ही आदमी को जानकारी हो ये जरूरी नहीं। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहने पर इसको और ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा बाद में टीचिंग मेथड्स के तौर पर। और इसमें क्या होता है, चूंकि टीचर्स 3 से 4 टीचर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं छात्रों का ग्रुप भी इसमें बड़ा हो जाता है। पहले तो ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन होने से इसका समूह छात्रों का और भी बड़ा हो गया। इस विधि में एक शिक्षक नहीं होते, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टीचर होते हैं, ग्रुप में पढ़ाई होती है। और इसका उदाहरण ऐसे भी कर सकते हैं, जब टीवी वगैरह पे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, उसमें एक ही चीज को अलग अलग डॉक्टर्स जो है आकर के इसे बता रहे हैं। जैसे कि कोविड के दौरान हुआ है, तो कोविड के दौरान क्या हुआ, एक डॉक्टर आ रहे हैं, वो कोविड क्या है जानकारी दे रहे हैं, तो दूसरा जो डाइटिशियन आएंगे क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। एक बताएंगे कि क्या दवाई लेनी चाहिए, अगर आपका कोई लंग्स में दिक्कत हो गया, उसका ऑपरेट उसको करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक सर्जन भी आ जाएंगे, फिजिशियन भी आ गए, सर्जन भी आ गए, डाइटिशियन भी आ गए। और अगर फिजियोथेरेपी का आपको जरूरत पड़ी, किसी अंग प्रत्यंग में दिक्कत हो गई, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाएंगे, वो भी जानकारी देंगे। तो कोविड के दौरान ये चीजें हमें प्रत्यक्ष देखने को मिली। उसमें योगा टीचर भी आ रहे थे। तो एक शिक्षक जो है उसका सिद्धांत मान लीजिए बताता है, एक पक्ष रखता है, दूसरा शिक्षक उसका व्यवहारिक पक्ष रखता है, तीसरा शिक्षक कि इस समय यानी समसामयिक पक्ष के इस समय क्यों जरूरी है वो सब्जेक्ट, उसके बारे में बताते हैं। तो अब इसको किस तरह से मानेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि इसके अंतर्गत आती है, कौन सी चर्चा, कौन से मेथड्स में जो है कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई समूह चर्चा होती है, कि कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन, कि एक पैनल बिठा दिया, एक्सपर्ट्स का पैनल बिठा दिया, तो उसको चर्चा करते, विचार गोष्ठी हो गया।
तो इस तरह का जो पैनल बिठा करके करते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। योजना, इसमें योजना बनाया जाता है, उसका क्रियान्वयन हुआ तो उसके बाद छात्र कितना सीख पाए इसका फीडबैक भी लिया जाता है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। अब है इसके गुण और दोष क्या है। कहते हैं यह विधि क्या है, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही विषय में आपको अलग अलग टीचर्स बता रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने एक्सपर्ट होंगे। तो ये उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टीचिंग के उपकरणों का उपयोग भी किया जाता है, अगर उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा तो वो भी देंगे, ये भी इसके गुण हैं। शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूत किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को एक ही जगह पर एक साथ कई अच्छे टीचर्स से मिलने का मौका मिल जाता है। कई अच्छे टीचर्स को एक साथ उनके लेक्चर को अटेंड कर लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। लेकिन इसके कई दोष भी हैं। दोष में क्या है कि इस शिक्षण विधि से अब एक ही चीज, एक टॉपिक हमने लिया और उससे हमें 4 एक्सपर्ट चाहिए तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो शिक्षक कहाँ से लाए, एक समस्या बनी रहती है मैनेजमेंट के लिए। किसी टॉपिक को समझाने के लिए एक से ज्यादा शिक्षक की जरूरत हो रही है, तो अब उनके प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको जगह चाहिए। वो भी एक जो है दिक्कत मानी जाती है, अगर जगह जिस संस्थान के पास नहीं है, या ऑनलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में भी अगर हमें दिक्कत हो रही है, हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कई बार उपयुक्त नहीं माना जाता है। सभी विषयों के लिए भी उपयुक्त नहीं है कि हर विषय को 10 शिक्षक आकर के पढ़ाए या 5 शिक्षक पढ़ाए, वो भी वाजिब नहीं माना जाता है। और इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, योजना बनानी पड़ती है, कांटेक्ट करना पड़ता है, तो पैसों की भी खपत ज्यादा होती है। यानी कि मैनेजमेंट की दृष्टि से ये बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि अगर आ जाए पूरे पैनल तो छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। उसके बाद है टेलीविजन वीडियो प्रस्तुति विधि। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि, इसमें क्या होता है, वीडियो को खास करके रिकॉर्डिंग करके डाला जाता है। ये ऑडियो लिख दिया गया, वीडियो होगा। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि में ऑडियो की जगह पर वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी छात्र, बताएं लेखा जी। सर, ये आप जो पढ़ा रहे हो ना, मेरे पास केस मदान की किताब है। हाँ हाँ। और इसमें जैसे आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, नो डाउट, बट ये आपने जो हिस्ट्री बताई है ना कि अमेरिका में वो युद्ध के दौरान, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है क्या सर? मेरे बुक में नहीं है वो चीज। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है, वो समझने के लिए एक संदर्भ आ जाता है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट है। देखिए हाँ लेख हाँ। को ये चीजें याद रही ना कहानी के तौर पर, तो वो अच्छा, नहीं आप रेफरेंस से कुछ आए पेपर में, तो मतलब नोट्स में है ना वो चीज इंक्लूड आपके? है मेरे इंक्लूड वो, लेकिन इतना हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं कि वो पूछा जाएगा उसमें, ठीक है, तो दिक्कत अच्छा, नहीं। ठीक है, ये ठीक है। देख, इसे ये चीजें हिट किया ना, कुछ नई चीजें लेकर आते हैं वो हिट करता है, तो वो जुड़ता है इससे। मेरी खैर थोड़ी सी पुरानी है किताब, ठीक, 4-5 साल पुरानी है। हाँ वो पुराने वाली होगी, वो पुराना वाला ही घूम रहा है अब तक पीडीएफ। हाँ। अब इसमें क्या होता है, टेलीविजन और वीडियो प्रस्तुति का सबसे अच्छा उदाहरण जो अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्या उदाहरण है, इसकी 2 चीजें होती है। अभी हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास में क्या है कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग अभी क्लास में उपस्थित नहीं है उनके लिए क्या है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। और रिकॉर्डिंग को अब क्या होगा, इसमें से कई चीजें काट छांट करके, एक संशोधित करके इसको यूट्यूब पर डाल देंगे। जब यूट्यूब पर डाल देंगे, अब जो छात्र उसको देखेंगे उनके लिए ये वीडियो प्रस्तुति विधि हो जाएगा। अब ये यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब पे क्या हो गया, ये टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि। अब वो अपने मोबाइल पे खोलते हैं, अपने टीवी पे खोलते हैं, अपने लैपटॉप पे खोलते हैं, ये उनकी समस्या है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि उस चीज को आप रिकॉर्ड करके वीडियो के माध्यम से आप छात्र तक पहुंचाते हैं। खास करके टेलीविजन पे आप देखते हैं, दूरदर्शन वगैरह पे प्रोग्राम पहले चलता था, अभी भी चलता है दूरदर्शन पर प्रोग्राम। तो वो जो वीडियो के माध्यम से कोई टॉपिक को लेकर के समझाते हैं, तो वो ज्यादा आसानी से भी समझ में आता है। लेकिन इसके भी कई गुण और दोष हैं। क्या गुण क्या है, दोष क्या है, वो देख लेते हैं। अरे शिक्षण की इस विधि द्वारा एक्सपर्ट को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए दूरदर्शन पे कोई चीज चल रहा है,
कृषि के बारे में करेंगे तो कृषि से संबंधित 2-3 एक्सपर्ट को बुला लिया या एक एक्सपर्ट को बुला लिया, तो वो आपके सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन आप मोबाइल पे या टीवी पे उनको देख रहे हो, उनका पहले से रिकॉर्ड की हुई चीजों को, या कई बार लाइव चीजें भी होते हैं उसको आप सुन रहे हो, तो लेकिन वीडियो में तो लाइव तो नहीं रहता है, रिकॉर्डेड ही रहता है। तो इसमें उनकी भौतिक उपस्थिति इस वक्त है ये जरूरी नहीं है। यहीं से दोष निकल कर क्या सामने आता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है, वीडियो आप देख रहे हो, कोई क्वेश्चन मन में आ गया तो आप पूछ नहीं सकते, वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है इसमें। इस शिक्षण विधि में अब गुण देख लेते हैं फिर से। इस शिक्षण विधि में हम पहले से एक्सपर्ट का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे बाद में प्रस्तुत करते हैं। तो खासियत क्या होती है कि जो चीजें काम की नहीं है उसको हम काट के हटा देते हैं, और अगर कोई चीज संदर्भ पहले दिया गया उसकी संदर्भ की जरूरत बाद में थी तो वो भी काट करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो लाइव क्लास से ज्यादा बढ़िया उसकी क्रमबद्धता ज्यादा अच्छे तरीके से बनी रहती है। यह मूलतः एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस विधि के द्वारा जैसे कोई चीज दिखाना हो, चित्र हो, तो क्या होता है कि टीचर अभी जैसे बोल रहा है, लेकिन वीडियो जब एडिट होगा तो उसमें उस चीज को जो टीचर बोल रहे हैं उस शब्द के हिसाब से चित्र को या वीडियो को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वीडियो में वो चीजें हमें दिखती हैं कि पीछे से आवाज भी आ रही है और उससे संबंधित चीजें, कोई मॉडल भी दिख रहा है। तो ये वाला तो हमने बता ही दिया कि ऑनलाइन क्लास अभी ले रहे हैं, इसी को रिकॉर्ड करके जब वीडियो डाल देंगे तो जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए वीडियो प्रस्तुति हो जाएगी। इस विधि के कई दोष भी, कई डिमेरिट्स भी हैं कि जैसे इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हम अगर वीडियो को देख रहे हैं, कोई बात हमें समझ में नहीं आई, पूछना हो तो भले ही मेरा ही वीडियो हो, अगर आप घर पे देखेंगे तो वो नहीं पूछ पाएंगे। ये अलग बात है कि आप पर्सनली मुझे जानते हैं तो वो चीजें मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, लेकिन जनरली जो मुझे नहीं जानते हैं, मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, वो मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। उस वक्त तो वो नहीं पूछ सकते, वो यूट्यूब पर मैसेज डालेंगे, मैसेज को पढ़ करके हम रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं कब करेंगे, या नहीं भी कर सकते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन रह जाता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो फिजिकली उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं। इस विधि में विषय वस्तु को लंबे रूप में जो है पेश किया जाता है, लंबा विषय वस्तु को भी कम समय में समायोजित करके जो है पढ़ाया जाता है। तो अगर किसी को लंबा उसको जानना हुआ तो वो छोटा उसके सामने आया और उसका डिटेल आया ही नहीं, डिटेल नहीं आने की वजह से भी उसको दिक्कत होती है, वो पूरा समझ में नहीं आता है। इसके गुण में एक दो और रह गया, वो उसमें है कि डिस्टेंस एजुकेशन में ये बहुत कारगर है। आसानी से विद्यार्थियों तक मटेरियल जानकारी पहुंच जाती है, और जनरली कहा गया है कि जनरल खगोल विज्ञान में या भूगोल जैसे विषयों में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैप वगैरह समझाना होता है। हालांकि अब तो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो किया जाने लगा है। सर और एक फायदा ये है कि कुछ टॉपिक नहीं समझ आया तो आप उसे वापस से दोबारा देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ, ये तो आपने फायदा गिना दिया। जी, और एक फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपको खाली रिवीजन चाहिए तो आप उसको थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी हमें 5 मिनट समय, 5 मिनट का ही हमने सुना। हाँ, ये भी इसका एक जी फायदा है। जी जी। हाँ, लेकिन इसको इसमें इसलिए मुझे लगता है शामिल नहीं किया गया कि जिस समय मान लीजिए किताब लिखी गई है उस समय क्या था, ये यूट्यूब का उतना चलन नहीं था। तो उस समय क्या था, सिर्फ दूरदर्शन पे आपको सामग्री दी गई कि डिस्टेंस एजुकेशन में आज क्लास 6 का भूगोल पढ़ाया जाएगा। अब 6 का भूगोल पढ़ाया जाए, वो टाइम दे दिया 6 से 7 बजे के बीच में आपको शाम को आएगा। तो अब आपकी मनमर्जी उसमें नहीं चलती। हालांकि आज यूट्यूब की वजह से आप कह रहे हो कि ये सुविधा हमारे पास है, हम रिवाइंड भी कर लेंगे। उस समय ये रिवाइंड की व्यवस्था नहीं थी, उस समय ऐसा भी नहीं था कि आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी तो खैर पूरा प्रोग्राम ही टीवी पे भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन अभी के हिसाब से आपने बिल्कुल सही और सटीक बताया। उसके बाद है हमारा 5वां जो है समीक्षा नीति संबंधी विधि, रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड है। यानी कि अभी तक जितने शिक्षण संबंधी विधियां हमने पढ़ी हैं, लेक्चर विधि वगैरह है, इसमें कई चीजें ना ये फॉन्ट की दिक्कत हो गई है। फॉन्ट की दिक्कत की वजह से ना उल्टा सीधा आ रहा है। कि जितने भी विधियां अब तक आपने पढ़ी है, यानी कि इससे ऊपर 4 विधियां हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है,
इसमें की व्याख्यान विधि है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि है, समूह शिक्षण विधि हम लोगों ने पढ़ लिया, वीडियो प्रस्तुति विधि पढ़ लिया, 4 विधि पढ़ लिया। चारों ही विधि पर जब आप उसका रिव्यू करते हैं, आप ये देखते हैं किस विधि में क्या कमियां रह गई, किस विधि को और बेहतर किया जा सकता है, कौन सी विधि में कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जब ये चीज हम समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उसी को कहते हैं रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड, यानी कि ये सब में लागू होता है। तो 5वां वाला तो आपका सभी विधियों में लागू हो गया, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नाम ही है उसका रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड। अब हमारा है छठा, इसको मैं फॉन्ट ठीक करके बाद में भेज दूंगा। छठा है हमारा प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड में क्या होता है, इसको सुकराती विधि भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये हो सकता है लेखा जी ये क्वेश्चन में आ जाए कि सुकराती विधि जो है, सुकराती मेथड जो है, उसको कौन सा कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। तो 3 से 4 बार सब लोग बोल भी जाइए, माइक ऑफ है और खुद से ही बोल लीजिए। तो इसमें जो है सुकरात विधि इसको कहते हैं, तो नोट कर लें सुकराती विधि, एक से सुकराती विधि कहेंगे, ठीक है। मैं बाद में इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मेथड में 3 इसके स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में क्या होता है, एक होता है प्रश्न का निर्माण करना, एक होता है प्रश्न को फिर प्रस्तुत करना, और विद्यार्थी के माध्यम से जो है नवीन ज्ञान जो है उसमें ऐड होता जाता है। ऐसा नहीं कि टीचिंग मेथड के दौरान सिर्फ छात्र ही सीख रहे हैं, टीचर को भी सीखने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है कि क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन को फिर प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन बनाना और प्रस्तुत करना दोनों चीजों के बीच में जो है फिर टीचर को जवाब भी देना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका जवाब टीचर को नहीं पता है, तो उस एंगल से फिर वो सोच करके जवाब तैयार करते हैं। तो सीखने सिखाने की विधि उसमें और अच्छे से इन्वॉल्व हो जाती है। तो 3 स्टेप्स हो गया। पहला स्टेप्स है प्रश्न का निर्माण करना। टीचिंग मेथड के 3 सोपान है, यानी कि 3 चरण है। प्रश्न का निर्माण करना यानी कि प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण हो गया आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद तीसरा है आपको छात्र के द्वारा ज्ञान का अनावरण। ये 3 मेथड इसमें आ जाते हैं। इसके गुण दोष क्या है, गुण में है इसमें कि सभी प्रकार के विषयों और परिस्थिति के लिए प्रयोग किया जा सकता है क्वेश्चन, कि कोई भी चीज है, कोई चीज आप पढ़ा रहे हो, किसी भी विषय को पढ़ा रहे हो, उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन उसमें लिया जा सकता है। तो सब में ये विधि लागू हो जाती है। इस विधि से शिक्षार्थी के जो एक्सप्रेशन है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए हम प्रेरित करें आपको, तो आप दिमाग लगाओगे क्वेश्चन क्या। अगर हम कह दें कि नहीं अभी लेखा जी को क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इसमें से, तो अगर लेखा जी के लिए ये बाध्यता होगी क्वेश्चन पूछना ही है, तो वो पहले ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप इसमें जग जाएगा। तो उससे क्या, फिर जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, आप 10 लोगों के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। तो ये क्षमता अपने आप डेवलप हो जाती है। इसमें छात्रों को अपने शिक्षण संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत समस्याओं से यहाँ मतलब ये नहीं है किसी का बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी को गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं। व्यक्तिगत समस्या से तात्पर्य ये हो जाता है कि हम जो है, हमारा मन है कि नहीं कोई चीज, हमें एक चीज समझ में नहीं आया, पुंडलिक जी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, अश्विनी जी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ये उनका व्यक्तिगत हुआ कि जो चीज पुंडलिक जी को समझ में आ गया, हो सकता है कि वो अश्विनी जी को समझ ना आया, जो अश्विनी जी को समझ में आ गया हो सकता है कि वो पुंडलिक जी को समझ में ना आया। तो वो चीजें व्यक्तिगत हो गई जो जिनको समझ में नहीं आई। अब वो व्यक्तिगत चीजें जो है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो अपना व्यक्तिगत पूछेगा कि हमें ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, तब टीचर उसका समाधान ढूंढ के दे देगा कि नहीं इसका ये आंसर होगा। तो आपके व्यक्तिगत जो समस्या है उसको भी समाधान करने में ये विधि मदद करता है, क्वेश्चन आंसर विधि। इसका नाम क्या है, किस नाम, एक दूसरे नाम से जाना जाता है, सब लोग मैसेज में टाइप कर दीजिए। तो क्वेश्चन आंसर विधि यानी कि सवाल जवाब प्रश्नोत्तर शिक्षण
जो नीति विधि है उसका नाम क्या है? सुकरात विधि आप लिख रहे हैं। सब लोग मैसेज कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जानता हूं अभी सब लोगों को पता है, जब सब लोग टाइप कर देंगे ना तो एक बार आपका और एक इंद्रिय और आपने इस्तेमाल कर लिया। अभी सिर्फ लेक्चर विधि में सुन रहे हैं या माइक ऑफ करके आपने एक दो बार बोला होगा, अब आप लिख भी देंगे तो ये साइकोलॉजी से आपके जुड़ जाएंगे। हाँ, सुकराती मेथड, नंदिनी जी, शालिनी जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार लिख भी दीजिए, बहुत बढ़िया। विराट किशोर जी, मीनाती जी, पूरा ही लिख दीजिए, सुकरात के सुकराती विधि लिख दीजिए पूरा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जुड़ गया इस बात से। अब इसमें भी दोष है। दोष क्या है कि इस विधि में अब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। अगर गहन जानकारी नहीं होगी, हमने कहा कि सवाल पूछ लीजिए, पुंडलिक जी ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि अब जो हमारे पास जवाब ही नहीं है, अब फिर हम क्या कहेंगे, अभी मुझे पता नहीं, अगले नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। तो जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन करें तो कोशिश करें कि आप अपने अंदर अपने कौशल को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, उस सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन करके आए।